हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले बोल रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अगर आगे जाए पसंद आता है शेयर भी कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, बच्चों को जब फाउंडेशन में आता है तब ये लगता है कि हमें फर्स्ट एग्जाम में हम कैसे क्लियर करें, या फिर एग्जाम्स नज़दीक आ चुके हैं, या फिर अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 महीने बचा है या 2 महीने बचे हैं। तो बहुत लोग ऐसे डर जाता है कि हम किस तरीके से कैसे फर्स्ट सेशन में क्लियर करें फाउंडेशन को। मैंने किस तरीके से फर्स्ट सेशन में क्लियर किया था, उसी की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। सबसे पहला है, इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है, अगर आपने क्लासेस फिनिश नहीं की और अभी आपके पास इनफ टाइम है तो आपके पास कि आप रिवीजन कर पाओगे, आगे 1 से 2 या 3 रिवीजन कर पाओगे, तो सबसे पहले तो आपको अपनी क्लासेस फिनिश कर लेनी चाहिए। उसके बाद के क्या स्टेप्स होते हैं वो अभी बताता है। सबसे पहले ये होगा नंबर ऑफ आवर्स टू स्टडी। बहुत लोग बोलेंगे इतने घंटे पढ़ लो, इतने घंटे पढ़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा घंटे पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, कम आवर्स पढ़ने से भी कुछ नहीं होता। होती क्या है कि आपको इफेक्टिवली स्टडी करना है, आप कितने इफेक्टिव आवर्स लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मैंने ऑलरेडी कई बार बोला है कि जो क्लासेस करते हो, रिवीजन करते हो, जब बुक्स पढ़ते हो, तब आपको मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। मोबाइल फ़ोन से क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होता है, कुछ होने वाला नहीं है, फेल होने के रास्ते पर जा रहे हो। मोबाइल जितना दूर रहेगा पढ़ाई के टाइम उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपके पास होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाती है तब। समझ लीजिए आगे कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा अगर आप फ़ोन के अंदर ही पड़े रह गए, रील्स देख रहे हो, कुछ भी ऐसे टाइम पास करे हो। हाँ, थोड़ी बार कभी कभी थोड़ी देर फ़ोन चला लिया तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, पर अगर आप पूरा दिन उसी के अंदर ऐसे पड़े रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, पढ़ाई को एक साइड में रख रहे हो, पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हो, तो फिर फेल होना बिल्कुल तय है। इससे अच्छा मोबाइल फ़ोन को दूर रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जितने भी आपके दिन बचे हों, 1 महीना बचा है, 5 महीने बचे हैं, या 2 महीने बचे हैं, 1 महीना बचा है, 100% आप क्लियर कर सकते हो। और अभी तो वैसे भी न्यू कोर्स है, तो अभी शुरू के मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट जो भी आएंगे वो तो कंपेरेटिवली थोड़े इजी रहेंगे, पर कुछ बोल नहीं सकते। सीए की एग्जाम्स होती है, कब हार्ड आ जाए कुछ पता नहीं चलता। हार्ड तो वैसे भी कुछ भी नहीं होता फाउंडेशन में, और बस आपने जितने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर रखे हैं उसी पे सब कुछ बेस्ड है। सारा सारा चीज़ उसी पे डिपेंडेंट है कि आपने कितने अच्छे से क्लासेस करी और कितना आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है। सबसे पहली बात वो मैं बता रहा था, नंबर ऑफ आवर्स टू स्टडी। जितने आप इफेक्टिव आवर्स स्टडी कर रहे हो, दिन के 5 घंटे पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ लो, पर मेरे हिसाब से आप पूरा दिन निकालो इफेक्टिव स्टडी करके, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इफेक्टिव स्टडी बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पर मैं बता देता हूँ कि इफेक्टिव स्टडी मतलब वही पूरा आपका जो फोकस होता है वो पूरा का पूरा किताब के ऊपर होना चाहिए। किताब आपको, मैंने अभी बोला, मोबाइल फ़ोन तो अपने से दूर ही रखा करो, फ़ोन दूर रखो, और पूरा का पूरा जब आपका फोकस होता है बुक के अंदर, तो उसको आपको तो पता ही होगा कि जितना ज़्यादा अच्छे से फोकस करोगे उतना ज़्यादा रिटेंशन रहता है उसका, ज़्यादा लंबे टाइम तक याद कर पाओगे और काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म भी कर पाओगे। दूसरी बात होती है टारगेट्स बनाना। ऐसे ही नहीं होना चाहिए आज मैंने 16 घंटे पढ़ा, आज मैंने 14 घंटे पढ़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको, मैंने बोला, इफेक्टिव स्टडी करनी है, और इफेक्टिव स्टडी के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको टारगेट सेट करना है। टारगेट किस तरीके से सेट करने हैं, जैसे कि आप फाउंडेशन में हो तो फिर आज मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश करना है, कल मुझे सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्लस एलएलपी एक्ट फिनिश करना है, परसों मुझे पार्टनरशिप एक्ट करना है, फिर कंपनीज एक्ट करना है। इस तरीके से जितने आप ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ही ज़्यादा आप एफिशिएंट भी होते जाओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद लॉ 24 टाइम्स रिवाइज किया था जब मैं फाउंडेशन में था। मे भी आप वो वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो फिर वही है, आपको इफेक्टिव स्टडी करना है, हर सब्जेक्ट के अंदर इफेक्टिवली स्टडी करना है। और दूसरी बात क्या होती है कि आप जब भी, सबसे पहले स्पेशली मैथ्स में क्या होता है कि लोगों को फॉर्मूला भूल जाता है कि बहुत बार। ये है कैलकुलेटर, इसके अंदर ये जो भी लिखना था आपने लिख दिया, डिवाइड किया, एमआरसी किया, एम किया, एसी, फिर से ये दबाया, फिर जीटी दबाना है, कब नहीं दबाना है, वो सब आपको पहले से पता होना चाहिए। टाइम नहीं होगा कि आप जब एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तब लेके आप ये सब बैठ रहे हो, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। आप जब भी, अभी अभी आपके पास टाइम है, अभी आप देख सकते हो कि कैलकुलेटर किस तरीके से काम करता है। कई लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे बटन्स ऐसे फिर लास्ट में आके देखते हैं, अच्छा ये इस तरीके से काम करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कैलकुलेटर का पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट, मैंने वो ही बोला। इफेक्टिव आवर्स जो होते हैं उसके अंदर जो आपने अच्छे से पढ़ाई करी है
वही कंसिस्टेंसी है। मोबाइल दूर रखा, वो उसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है, ये बहुत लोगों को फेल कर देती है। राइटिंग प्रैक्टिस, लोग क्या करते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं करते। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। कभी आपने साइकिल चलाई है, साइकिल ऐसे ही चला लेते हो क्या? कभी बहुत बार गिरे भी हो गए, कोई भी इंसान को गाड़ी दिखा दी, कोई मेरे टीचर बहुत बार कई बार बोलते हैं, कोई इंसान गाड़ी बता रहा है कि गाड़ी चला रहा है, मतलब गाड़ी को बता रहा है कि हम किस तरीके से वो गाड़ी चला रहा है, पर जब तक आप खुद गाड़ी नहीं चलाओगे तब तक आप किस तरीके से बोल सकते हो कि मुझे गाड़ी आ गई? ऐसा नहीं होगा जब तक आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। राइटिंग प्रैक्टिस वो एक तरीके की ड्राइविंग ही है, साइकिल चलाना ही है। जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है तो फिर बहुत हाई चांस है कि आपके एग्जाम में बहुत कम नंबर आएंगे। इस बात को याद रखिएगा। आगे कुछ क्या होता है, मेन क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, ये मटेरियल देख लिया, वो मटेरियल देख लिया। ये बिल्कुल नहीं करना है। आपने जहाँ जब से क्लासेस स्टार्ट करी थी वहाँ से लेके एंड तक, आज तक आप जो भी कर रहे हो, आपके टीचर ने, आपके इंस्टीट्यूट ने आपको जो भी मॉड्यूल प्रोवाइड किया है, जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया है, आपको उसी पर रहना है। हाँ, ऐसे कर सकते हो दूसरे क्वेश्चंस वगैरह सिर्फ आईसीआई के, एमटीपी आरटीपी वो वाले, ऐसा नहीं कोई भी नए नए क्वेश्चंस ऐसे ले रहे हो, वो अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि आईसीआई का जो पेपर होगा वो पूरा का पूरा मॉड्यूल से उठ के आना है, कहीं ऐसे यहाँ वहाँ से नहीं आएगा। मेन क्वेश्चंस कौन से वाले, आईसीआई की बुक के जो अंदर पीछे आपको दे रखे होते हैं ना, वो वाले करना है आपको। दूसरा होता है लास्ट 4 to 5 ईयर्स की आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपको खुद को एक बार सॉल्व, आपने मैंने आगे भी बोला है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप ये काम कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको राइटिंग प्रैक्टिस में ले सकते हो। राइटिंग प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी है, शुरू में तो आपको इस तरह से करना है कि आपको पहले क्वेश्चन याद करना है। क्वेश्चन याद कर लिए, उसको याद करने के बाद एक नोटबुक लेनी है, अपने मतलब आपकी जो भी मटेरियल होगा उसको बंद कर लीजिए। उसको बंद करने के बाद आपको खुद अपने आप से उस क्वेश्चन को लिखना है, और बीच में बिल्कुल भी वो आपको खुल के नहीं देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन है, किस तरीके से नहीं है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप गलती क्या कर रहे हो। कैलकुलेटर, वही मैंने अभी आपको बताया था, कैलकुलेटर जो भी आपको पूरा प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, कब क्या किस तरीके से करना है, तो उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। और आपका जो कैलकुलेटर, एक और अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ कि आप जो भी कैलकुलेटर हमेशा से यूज़ कर रहे हो, जैसे कि शुरू से जब भी आपने कैलकुलेटर चलाना शुरू किया, या फिर आपका कम से कम 6-7 महीने से हाथ जमा हुआ होना चाहिए कैलकुलेटर पर। आपको पता है कि कहाँ पर प्लस है, कहाँ पर माइनस है, वो पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के टाइम में न्यू कैलकुलेटर लेके बैठ रहे हो, उसमें आपको बहुत दिक्कत होगी, आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, आप जब रिवीजन करते हो तब कई लोग क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। एग्जाम में भी ऊपर ऊपर से ही होता है सब कुछ। ऊपर से कैसे होगा, आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना होगा। अच्छा, ये हुआ तो डेबिट हुआ, ये होगा तो क्रेडिट होगा, गुडविल कैसे कैलकुलेशन होता है, लॉ में कैसे किस तरीके से प्रोविजन आएगा, कौन सा सेक्शन लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है। हाँ, एक और टिप है, आप कभी गलत सेक्शन लॉ में मत लिखिएगा, उसके मार्क्स कटते हैं। नहीं लिखा तो चलो, फिर भी चलो वो इंप्रेशन थोड़ा ठीक रहता है, पर ऐसे नहीं कि आपने गलत सेक्शन लिख दिया तो सामने जो आपका पेपर चेक करा है उसको अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसने गलत सेक्शन लिखा है और फिर उसके आगे उसने आंसर लिखा है। इससे क्या होता है, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सो गलत सेक्शन लिखिएगा भी मत गलती से। अगर आप 100% श्योर है कि आपको सेक्शन पता है, इसका सेक्शन यही होता है, जैसे फ्रॉड का वगैरह वही सेक्शन होता है, 447 एक्सेट्रा, ये सब होता है, इस तरीके से याद रखना, वो वाले सेक्शन आप लिख सकते हो। पर कुछ में अगर आप कंफ्यूज हो तो उसमें बिल्कुल मत लिखिएगा। मिस्टेक्स करते बहुत सारे बच्चे, मिस्टेक्स यही है, जब तक एग्जाम्स हो नहीं जाते तब तक आपको कोई भी ऐसे फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना है। हाँ, कभी कभी रेस्ट करना ठीक रहता है, पर ये नहीं, आपको ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि घूमने चले गए, एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और घूमने जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों के चलो हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं कि घूमने चले गए फिर भी जाके पास हो गए, पर ऐसा हर किसी के साथ नहीं हो सकता ना। मेहनत करोगे तो ही पास होगे, उसके सिवा आप पास कभी भी नहीं हो सकते। आपको मेहनत तो 100% करनी होगी। सो यही सब तरीके थे, सीए फाउंडेशन किस तरीके से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक कर सकते हो, ये सारे तरीके हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके मैं आपको और भी बहुत सारी टिप्स दूंगा, जैसे कि आपको एग्जाम में अटेंड किस तरीके से करना है, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए एग्जाम के टाइम में, पेपर किस तरीके से देखना है, क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा।
सो थैंक यू सो मच, और ज़रूर लगे तो शेयर भी कीजिएगा किसी को अगर ज़रूरत हो तो। थैंक यू सो मच।